साहिल काफी देर से अपने घर पहुंचता है। इतनी देर कहाँ लग गई बेटा? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। जा बेटा, थोड़ा आराम कर ले जाके। साहिल अपने कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे खिड़की से बाहर एक लड़की की परछाई दिखती है जो गाना गा रही होती है। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। वो घबराकर खिड़की बंद कर लेता है और खिड़की के सहारे ही टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और अपने अतीत के पन्नों को एक बार दोबारा पलटने लगता है। सिमरन, नाम तो काफी अच्छा है आपका। मैं चलती हूँ। शो, बाय द वे मिस सिमरन, अगर आपको यहाँ कॉलेज में कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कह सकती हैं। सिमरन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अगले दिन कैंटीन में सीनियर्स अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे। साहिल और सौम्या भी वहीं थे। सिमरन भी वहीं आ जाती है। साहिल सिमरन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इससे सवाल मैं पूछूंगा। साहिल सिमरन के पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। मिस सिमरन। सिमरन घबराई हुई नजरों से उसे देखती है। उसके होंठ कांप रहे होते हैं। अरे, आप तो अभी से इतना घबरा रही हैं। अभी तो मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं है। सिमरन चुपचाप खड़ी रहती है। चलो कुछ मत करो, बस अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। परिवार का नाम सुनते ही सिमरन के पसीने छूटने लगते हैं। एक सीनियर उसे देखकर बोलता है, मुंह में जबान तो है ना? स्टॉप इट गाइज, देख नहीं रहे उसकी क्या हालत हो रही है? वो सिमरन की तरफ देखकर बोलता है, घबराओ नहीं, आराम से बताओ। सिमरन बहुत धीमी और लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, मेरा नाम सिमरन है, मैं आजमगढ़ से हूँ। अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ, कौन कौन है परिवार में? वो मेरे परिवार में। वो अचानक से भागते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे, इससे क्या हुआ? छोड़ ना, चल बाकी सबसे बात करते हैं। उनका कॉलेज ऐसे ही चल रहा था। सिमरन अक्सर साहिल से टकरा जाया करती थी, लेकिन कभी भी कोई बात नहीं करती थी। हमेशा एक डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद साहिल अपने बाइक से घर जा रहा होता है। तभी उसे सिमरन एक पेड़ के पीछे छुपी हुई दिखती है। वो सामने देखता है तो दो आदमी उसे इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसमें से एक आदमी साहिल के पास आता है। आदमी वो उसे सिमरन की फोटो दिखाते हुए पूछता है, इस लड़की को तुमने कहीं देखा है? नहीं। थोड़ी देर सिमरन को ढूंढने के बाद वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। सिमरन अभी भी वहीं छुपी हुई थी। साहिल पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। सिमरन बहुत घबरा जाती है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ साहिल खड़ा था। ये जो दो आदमी तुम्हें ढूंढ रहे थे, ये कौन थे? सिमरन बिना जवाब दिए जाने लगती है। साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है। देखो, एक बार तुम बच गई, जरूरी नहीं है कि तुम बार बार बच जाओ। बेहतर होगा अभी तुम मेरे साथ चलो। सिमरन उसकी तरफ देखती है और फिर उसके साथ चलने लगती है। अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लो, वरना कोई पहचान लेगा तुम्हें। सिमरन अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध लेती है। साहिल उसे अपने घर ले आता है। साहिल के घर पर बस वो और उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ उस वक्त घर पर नहीं थी। सिमरन सोफे पर बैठ जाती है। साहिल उसे पानी देता है। अब बताओ, कौन थे वो लोग और तुम उनसे इस तरह से क्यों छुप रही थी? सिमरन पहले उसे देखती है, फिर सामने देखने लगती है। मेरी ताऊजी के बेटे। क्या? तो फिर तुम उन लोगों से छुप क्यों रही थी? क्योंकि मैं घर से भाग कर आई हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स? नहीं है। शुरू से बताओ कि आखिर बात क्या है? वो खड़ी होती है और बताना शुरू करती है। मैं आजमगढ़ के गांव बथालगंज के जमींदार की बेटी हूँ। मेरे परिवार में माँ, पापा, ताऊजी, ताईजी और उनके 2 बेटे हैं। मैं अपने माँ पापा की एक लौती बेटी हूँ। ताऊजी को नशा करने की आदत थी, इसलिए दादाजी ने मेरे पापा को अपनी जायदाद का वारिस बना दिया। ये बात ताऊजी और उनके परिवार को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो चुप रह गए। मेरे माँ पापा ने उन्हें और उनके परिवार को सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क हादसे में मेरे पापा की मौत हो गई। उस दिन ताऊजी और उनके परिवार ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए और वो रोने लगती है। वो लोग मुझे और मेरी माँ को बहुत तंग करते थे। वो मेरी माँ से वसीयत लेना चाहते थे, क्योंकि मेरे पापा ने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उनके बेटों के नाम और बचा हुआ आधा मेरे नाम कर दिया था। लेकिन सच ही कहा है किसी ने, लालच बुरी बला है। उन्हें मेरा आधा हिस्सा भी चाहिए था, इसलिए एक दिन उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। साहिल ये सुनकर हैरान था।
लेकिन मेरी माँ ने जाते जाते असली वसीयत मुझे देकर वहां से भगा दिया, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन तुम यहाँ नैनीताल कैसे पहुंची? शुरू से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं इंटरनेट पर कॉलेजेस वगैरह सर्च किया करती थी। जब से ताऊ जी के अत्याचार हम पर बढ़ गए थे, तब मैंने यहाँ के कॉलेज में अप्लाई कर दिया था। सोचा था माँ को लेकर यहाँ आ जाऊंगी और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी उन लोगों के खिलाफ, पर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए ये जरूरी तो नहीं ना। वो लोग मेरे पीछे उसी वसीयत की वजह से पड़े हैं। वो मुझे मारकर सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता कि तुम यहाँ हो? रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से मैंने काठ गोदाम की टिकट ली थी, तो जाहिर सी बात है कि इधर के ही इस इलाके में होंगी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता लग गया कि मैं यहाँ नैनीताल में हूँ। अब तुमने क्या सोचा है? पता नहीं, कुछ नहीं सोचा। तुम आजकल रह कहाँ रही हो? कॉलेज के पास ही एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। आज उन्हें उसी का पता चल गया, तभी तो वो आज मुझे ढूंढते हुए आ गए हैं। अब तुम कहाँ जाओगी? नहीं पता। साहिल सौम्या को कॉल करता है। हाँ साहिल। साहिल सौम्या को सारी बात बताता है। क्या तुम सिमरन को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दे सकती हो? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मम्मी पापा को बता देती हूँ। ओके। वो फोन रख देता है। अरे ये तुमने क्या किया? मैं सौम्या के घर कैसे रह सकती हूँ? मेरी वजह से वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। डोंट वरी, सौम्या के पापा पुलिस में है, तो तुम्हारे ताऊजी उनसे पंगा लेने की गलती नहीं करेंगे। थैंक्स। यू आर वेलकम। फ्रेंड्स? गुड फ्रेंड्स। साहिल सिमरन को सौम्या के घर ले जाता है। आओ बेटा, सौम्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। थैंक यू अंकल। आओ सिमरन, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा। सौम्या सिमरन को एक कमरे में ले जाती है। थैंक यू सो मच। मेरा सामान? डोंट वरी, हम कल सुबह जाकर ले आएंगे, मैंने पापा से ऑलरेडी बात कर ली है। थैंक्स। चलो अब तुम आराम कर लो, मैं चलती हूँ। ओके। साहिल भी होश में आता है। वो सोचते सोचते खिड़की के पास ही जमीन पर बैठ गया था। अचानक से कमरे का टीवी ऑन हो जाता है और उसमें गाना बजने लगता है। वो पानी पीने के लिए ग्लास उठाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता। वो ग्लास वहीं रख देता है और टीवी बंद करने चला जाता है। जब वो पलटकर देखता है तो पानी का ग्लास भरा हुआ था। वो घबराकर चारों तरफ देखता है। उसे टीवी में सिमरन की रोती हुई परछाई दिखती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लगभग 2 घंटे बाद उसे अपने पास कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उसकी आंख खुलती है। उसकी माँ उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया था तुझे? कब से उठाने की कोशिश कर रही हो? वो उसे गले लगा लेती है। साहिल फिर से टीवी की तरफ देखता है। उसे कोई नहीं दिखता। वो एक राहत की सांस लेता है। तभी हम देखते हैं सिमरन की परछाई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी है और उसे देखी जा रही है। सिमरन को तो साहिल, सौम्या और उसके पापा तीनों का साथ मिल गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक इंसान को अपना शरीर छोड़ना पड़ गया और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और अपनी मंजिल ढूंढ रही है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारी अधूरी कहानी का अगला भाग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe your own channel Horror City for more interesting stories.